जब भी कोई दलित और पिछड़ा आदिवासी इंटरव्यू के लिए पहुंचता है, रिटन तो वो अपनी योग्यता से निकाल लेता है, लेकिन इंटरव्यू के जो नंबर होते हैं वो पैनलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दलित, पिछड़े और आदिवासी कैंडिडेट को कितने नंबर देगा। दस्तावेज उसके सामने होता है जिसमें वो जाति देख लेता है, और जो इंटरव्यू पैनल में व्यक्ति बैठे हैं ज़्यादातर वो सवर्ण, मनवादी और आरएसएस विचारधारा के व्यक्ति होते हैं। अभी हमने यूपीएससी के एक रिजल्ट की लिस्ट देखी है जिसमें रिटन में एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों के नंबर ज़्यादा और इंटरव्यू में उन्हें 200 में से 120, 115, 125 नंबर दिए गए हैं। और वहीं सवर्ण बच्चे जिनके रिटन में एससी, एसटी, ओबीसी वाले बच्चों से नंबर कम है, उनको इंटरव्यू में 180, 190 दिए। तो इसे हम मनवाद कहेंगे। और राहुल जी ने चूंकि इसको मनवाद की श्रेणी में जोड़ा है, और ये चीज़ चल रही है बहुत पहले से, इसका शिकार आप भी हुए होंगे अपने विद्यार्थी जीवन में, हम भी हुए हैं, लेकिन ये वाकई नया मनवाद है। और इससे होता क्या है कि जब भी 3 बार किसी पोस्ट को एनएफएस कर दिया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सवर्ण के हिस्से में चली जाती है और वो सीट ओपन कैटेगरी में आ जाती है। तो कह सकते हैं मनुवाद क्यों कहा रहा है? मनुवाद होता है श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ। मनुवाद ये कहता है कि मैं जो करूँगा वो सही है। मनु ने अपनी जो स्मृति लिखी थी उसमें क्या लिखा था कि शूद्र को तो कड़े से कड़ा दंड है, लेकिन अगर ब्राह्मण कोई भी अपराध कर देगा तो उसे सजा नहीं होगी। ब्राह्मण अगर हत्या भी कर देगा तब भी उसे सजा नहीं होगी। तो इस भाव को हम कहते हैं श्रेष्ठता का भाव। चूंकि मनु ने इस स्मृति को लिखा है तो इसलिए हम इसे मनुवाद कह देते हैं। और जो व्यक्ति इस बात को समर्थन करने वाले हैं उन लोगों को हम मनुवादी या ब्राह्मणवादी या आरएसएस वादी विचारधारा का कहते हैं। अब चूंकि आरएसएस ने हमेशा मनु स्मृति का समर्थन किया है, आरएसएस ने हमेशा संविधान का विरोध किया, देश के तिरंगे झंडे का विरोध किया। अभी भी आप देखो नागपुर में कोई रैली होती है, कोई कार्यक्रम होता है, वहाँ अभी भी तिरंगा नहीं फहराया जाता है। और आरएसएस हमेशा तिरंगे का विरोध करता रहा। आरएसएस के लोगों ने समय समय पर संविधान को जलाने का काम किया। अगर आप ग्वालियर की बात देखें तो ग्वालियर में अभी भी वही आरएसएस के लोग हैं जो बाबा साहब की प्रतिमा वहां नहीं स्थापित होने दे रहे हैं, और वही आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने जयपुर में मनु की स्मृति यानी कि मनु की जो मूर्ति है वो वहां स्थापित कर दी है। और निश्चित तौर पर जो ये मुद्दा इस समय चल रहा है दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, जाति जनगणना के लिए, तो इसमें हम एक बात और कहना चाहते हैं सभी बहुजन साथियों से कि हमें यहाँ पर सिर्फ जाति जनगणना करवा के ही नहीं रुकना है। हमें निजी क्षेत्र में जो कंपनियां हैं जिनके मालिक सवर्ण हैं उनसे भी जनसंख्या के अनुपात में अधिकार लेना है, यानी कि वहां भी रिजर्वेशन होना चाहिए। आर्टिकल 15(5) के तहत जो निजी संस्थान है, जो निजी इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वहां भी रिजर्वेशन होना चाहिए। एक तरीका के आरक्षण पर हमला है क्या ये एनएफएस जो है? एनएफएस आरक्षण पर और जो देश के संविधान में दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन पे हमला है। सीधा सीधा तो बात, लेकिन अपनी पार्टी में जहां उनकी सरकार है, देखिए तेलंगाना में तो क्रिमिनल लागू कर दिया। देखिए तेलंगाना में ओबीसी का उन्होंने 40% से ज़्यादा आरक्षण लागू कर दिया है, और उसको अब निजी क्षेत्रों में भी लागू करने की बात हो रही है। कर्नाटक में भी इसी तरीके से काम हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी जी की आपने स्पीचेस सुनी होंगी तो उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट कह दी, जहां बीजेपी और प्रधानमंत्री अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, वहां राहुल गांधी जी ने कहा है कि निश्चित तौर पर हमारी पार्टी से पहले गलतियां हुई हैं। जो हम एक संविधान की लाइन पे चल रहे थे, दलित, पिछड़ों को अधिकार देने की लाइन पे चल रहे थे, तो 90 के दशक में कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे थे जो उस लाइन को समझ नहीं पाए, और धीरे धीरे एक मनवाद कांग्रेस में भी हावी हुआ, और उसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा। पार्टी 10 साल से ज़्यादा हो गया सत्ता से दूर है। और क्यों दूर है? क्योंकि जो दलित और अति पिछड़ा वोटर था वो कांग्रेस का मूल वोटर माना जाता था। अब चूंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाई और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मीठी मीठी बातों में उनको फंसा लिया, लेकिन अब राहुल गांधी जी ने ये बात स्पष्ट कर दी है। बोल रहे हैं आजकल पिछले कई सालों से, क्या जो कांग्रेस में ब्राह्मणवादी नेता हैं क्या वो पचा पाएंगे इन सब चीजों को? अंदर भी ड्रिफ्ट है। अभी हम लोगों की एक बैठक हुई थी और आपको बताएं सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में, हालांकि इंटरनल मामला है, लेकिन आपने जब इतनी बड़ी बात कही तो मैं आपको कहना चाहूँगा इंटरनल मामले में कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में सबसे कम तालियां जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हुई। तो आप समझ लो कि जो ये मनवादी व्यवस्था के व्यक्ति हैं जो हमारी पार्टी में भी बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं जो टीवी डिबेट में आकर बीजेपी को छक्के छुड़ाते हैं, उनको भी कष्ट है कि जाति जनगणना हो गई तो हमारा क्या होगा। ये जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं ये संख्या में तो बहुत कम है, 5%, 10% है, लेकिन 90% सीटों पे कब्जा जमाए बैठे हैं। आप मीडिया में देखो, मीडिया में कितने दलित पिछड़े हैं, कितने अच्छे एंकर दलित पिछड़े हैं, क्योंकि उनको मौका ही नहीं देते हैं ये लोग। देखिए अगर एक काबिल बच्चा, आप बताइए उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से गांव में पैदा हो और उसका आईक्यू लेवल अगर 300 हो, आइंस्टीन का आईक्यू लेवल हम कहते हैं 240 था,
उसका अगर IQ लेवल 300 है तो क्या वो आइंस्टीन की तरह साइंटिस्ट बन पाएगा? हमारे देश में संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि हमारे देश में सोशल रिफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि किसी भी प्रतिभा के साथ सामाजिक न्याय नहीं हो पाता है, कारण मनुवाद। और यही वो बच्चा अगर स्वीडन और स्विट्जरलैंड जैसे विकसित शहरों में, डेवलप्ड शहरों के किसी भी सामान्य गांव के किसी भी सामान्य परिवार में पैदा हो, तो वहां उसकी प्रतिभा के हिसाब से उसके साथ न्याय होगा। तो ये जो व्यवस्था हमारे देश में बनी हुई है, जो प्रतिभाओं को जाति देखकर, धर्म देखकर उनका दमन किया जाता है, उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है, अगर एक बार जातीय जनगणना हो जाएगी तो निश्चित तौर पर दलित और शोषित वंचित समाज को इसका फायदा क्या मिलेगा। इस बयान के बाद एनएफएस पे लगेगी, रोक लगेगी, कुछ इसमें देखिए, इसके लिए भी आंदोलन होगा। बिना आंदोलन हुए तो काम नहीं बनेगा। राहुल गांधी ने पिछले 29 जून को कहा था कि जातीय जनगणना हम करवाएंगे, और 1 साल नहीं हुआ, मोदी जी मजबूर हो गए। अगर विपक्ष, देखिए फॉर्मूला वही है, विपक्ष जब तक सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई नहीं लड़ेगा और एकजुट होकर एक मुद्दे पे लड़ाई नहीं लड़ेगा, तब तक सत्ताधारी दल तोड़ने फोड़ने की राजनीति करते रहेंगे। अब जातीय जनगणना संपूर्ण विपक्ष का मुद्दा है। इसके बाद अब अगर ये एनएफएस मुद्दा संपूर्ण विपक्ष का मुद्दा बन गया तो इसमें निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को, बीजेपी को, आरएसएस को और जो मनवादी व्यवस्था में लोग बैठे हैं उन्हें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि संख्या तो हमारी है और मजे आप मारो, तो ये कहानी अब चलेगी नहीं।